नमस्कार साथियों मेरा नाम है डॉक्टर रवि रोशन। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल है होम्योपैथ पर। साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब ये क्या है? इतना बड़ा सा नाम बतलाया गया है और इंडिया में आउटब्रेक भी हो गया है। बेंगलोर में 2 केस आ गए हैं। आज का डेटा मैंने देखा है, सुबह तक लगभग 5-6 केस जो है इंडिया में आ चुके थे। 5 के आसपास कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे थे। तो क्या है ये वायरस? क्या करता है ये वायरस हमारे साथ? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? क्या करें क्या ना करें? ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अब नॉर्मली अगर आप इंटरनेट पे आर्टिकल्स देखें तो डायरेक्टली कहा जाता है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, उस वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट है। अब वो क्या ट्रीटमेंट है उसको भी प्रॉपर रूप से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये है क्या, आखिर इस वायरस को हम कितना सीरियसली लें, इसके बारे में कितना सोचें। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, मैंने जैसा कि कहा कि कुछ क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में इसको लेकर के, और कुछ जवाब भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले साथियों डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है। तो ये जस्ट नॉर्मल सा एक वायरस है। जैसे कोरोना में आपने देखा था कि कोरोना एक फ्लू लाइक सिम्टम्स जो पैदा करता था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा करता था, ब्रीदिंग इश्यूज, खांसी होना, सर्दी होना, ये सारी चीज, स्नीजिंग, बुखार, यही सारी चीजें। इसमें भी सर्दी खांसी बुखार है बस। अभी जो न्यूज और मीडिया में चल रहा है उसके बारे में सबसे ज्यादा क्या बतलाया जा रहा है कि चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है। चाइना में आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर चाइना में आउटब्रेक हुआ है और ये किसी तरह के पैंडेमिक और एपिडेमिक टाइप का अगर कुछ हो, मे बी अगर ऐसा कुछ है, तो फिर ये बैंगलोर में कैसे पहुंचा? और बैंगलोर में कैसे पहुंचा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंगलोर में जो 2 केस आए हैं, ये समथिंग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है, जहां पे 2 बच्चों को एडमिट किया गया। ये लगभग 3 महीने की बच्ची थी और 8 महीने का बच्चा था। दोनों के केस हिस्ट्री जो थी, दोनों के जो सिम्टम्स थे, वो ब्रोंको निमोनिया के सिम्टम्स पहले से उन्हें चल रहे थे और उसी के ट्रीटमेंट के लिए उनको वहां एडमिट कराया गया था। उसके जो भी सिम्टम्स थे उसके लिए उन्होंने जो फर्दर टेस्ट किए और उसमें उन्होंने बताया कि इसको एचएमपीवी वायरस इन्फेक्टेड है। और इसको लेकर के न्यूज और मीडिया हर जगह जो है बात फैल रही है कि भारत में ये आ चुका है, भारत में अब फैलेगा, ये होगा। मुझे सबसे पहले ये समझना है, या आपको भी ये समझना चाहिए कि साथियों, चाइना में अगर आउटब्रेक हुआ है तो भारत कैसे आया? वो बच्ची ना कहीं चाइना गई है, ना उसके कोई रिलेटिव या किसी तरीके से उसका चाइना का कोई लेना देना है नहीं। चलो कुछ लोग कहेंगे कि इससे आ गया उससे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग जो ये बतला रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि और ये अभी आउटब्रेक हुआ है, नया वायरस है, चाइना से आया, तो ये भी आप जान लीजिए कि ये नया वायरस नहीं है। इसका सबसे पहले खोज 2001 में नीदरलैंड में किया गया था। कुछ ह्यूगन करके उनका नाम है व्यक्ति का, जिन्होंने किया था, और उनकी पूरी रिसर्च टीम थी, सभी लोगों ने मिलकर किया था। उस वक्त उन्होंने लगभग 28 बच्चों को पॉजिटिव पाया था। और फिर उसके बाद उस समय उन्होंने बताया था कि ये वायरस जो है लगभग 50 सालों से चल रहा है। पहले ये पंछियों में होकर के और पंछियों से इंसान में आया है, और उसके बाद जो है ये 50-60 सालों से जो है चल रहा है। अब 50-60 सालों से चलना, ये एक लॉजिक। और उसके साथ उन्होंने ये भी बतलाया था कि नीदरलैंड के लगभग हर बच्चे को, नीदरलैंड्स के हर बच्चे को 5 साल की उम्र होते होते उनमें एक ना एक बार वो इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अब कुछ बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए साथियों। क्यों डरे इससे? अब नॉर्मल सा सोचने की बात है कि इसके सिम्टम्स क्या है, सर्दी खांसी बुखार। कोई भी बच्चा जहां, और खास करके नीदरलैंड जैसी जगह जो है वो ठंडे जगह है, तो ठंडे जगहों में रहने पर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार एक बार आना, और कोई भी किसी भी मौसम में हो, सर्दी खांसी जुकाम एक बार 5 साल की उम्र तक आना आम बात है। और उस कंडीशन में अगर उसके अंदर इस तरह का कुछ आ रहा है सिम्टम, और मैं कहता हूं कि आप ये सोच करके देखें एक बार सिर्फ कि वातावरण होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी पनप सकता है, कुछ भी पैदा हो सकता है। उस वायरस का भी अपना एक वातावरण है, एक सर्कमस्टांस है जिसमें वो पैदा होता है। वो सर्कमस्टांस क्या हो सकते हैं? सर्दी के वक्त, क्योंकि ठंडे के मौसम में ये वायरस आते हैं, और खास करके फ्लू लाइक जो भी सिम्टम्स देने वाले जो वायरसेस होते हैं, कोरोना को ले लें या किसी को ले, तो इनको सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में आना। जब खांसी वगैरह के सिम्टम्स आने लगे, फ्लू के सिम्टम्स, और उसमें जब हम जांच करवाएं तब उनका आना, तो क्या ये चीजें ये नहीं दर्शाती हैं कि उनका एक प्रॉपर एक सर्कमस्टांस होता है जिनमें वो जन्मते हैं। इनका एक दूसरे में हाँ फैल सकते हैं मे बी, लेकिन फैल करके ही ये चीज आते हैं ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वरना नीदरलैंड में जब उन्होंने कहा कि उसी समय में इतना ज्यादा फैल गया, तो इसको तो पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए था, नीदरलैंड में किसी को बचना नहीं चाहिए था। कोई तरह का बात है नहीं। अब ये एक लॉजिक क्या देते हैं लोग कि बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाते हैं, ऑटो इम्यून हो जाते हैं, बीमारी से लड़ करके उनका शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है और वो उनके शरीर पर अटैक नहीं कर पाता है। तो फिर अटैक करता किसको है? मैं बतलाता हूं साथियों किस पर अटैक करता है। ये अटैक करता है डरे हुए लोगों पर। जितना ज्यादा डर और बेवजह का जितना ज्यादा ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, उतना ज्यादा इस तरह की बीमारी, इस तरह के वायरस और इस तरह के, मैं कहूं तो बड़े बड़े शब्द जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं साथियों। कोई भी बीमारी हो तो बीमारी का इलाज है। अगर बीमारी जीवन है तो बीमारी आएंगी जाएंगी,
और उसका आप इलाज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब अगर हम देखें कि जब ह्यूगन कहते हैं कि लगभग 50-60 वर्षों से जो है ये फैल रहा है, नीदरलैंड में चल रहा है, तो उनका जो लॉजिक है इसको सुन करके आपको मजा आएगा कि 50-60 सालों से क्यों चल रहा है मालूम है? क्योंकि लगभग 1958 के बाद से उन्होंने कुछ सिम्टोमेटिक आधार पर जो इस तरह के सिम्टम्स रखने वाले पेशेंट्स के ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करके रखे हुए थे, उसका उन्होंने टेस्ट किया था। लगभग 72 केसेस, 72 ब्लड सैंपल्स थे डिफरेंट, और उन सब में पॉजिटिव पाया गया था एचएमपीवी वायरस को। अब साथियों सोच के देखिए कि 72 के 72 में ही पॉजिटिव था, 1958 के बाद का ही उनके पास ब्लड सैंपल था, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि 50-60 सालों से ही है? उनके पास सिर्फ 1958 से लेकर के बाद का था, और उसके आधार पर 5-7 साल आगे पीछे जोड़ करके उन्होंने बोला कि 50 साल के आसपास से ये हो रहा है। क्या उसके पहले के ब्लड सैंपल्स अगर उनके पास होते, मैं कहता हूं कि अगर 200 साल पहले के ब्लड सैंपल अगर उनके पास होते और उसमें अगर वो टेस्ट करवाते, उनका म्यूकस अगर होता, उसमें टेस्ट करवाते हैं, तो क्या गारंटी है कि उसमें वो वायरस न होता? क्या वो कोई नया वायरस है? 1950 में आज भी नहीं आया ये भी मान लिए, और 2001 में भी नहीं आया ये भी मान लिए, 1950 में आया ये भी हम क्यों माने, 1950 में भी नहीं आया? मेरा मानना है साथियों कि वायरस है, था, रहेगा, जीवन है, सबके पास अपना अपना, हर ऑर्गेनिज्म, हर वायरस, हर बैक्टीरिया, सबको एक पनपने का एक सर्कमस्टांस होता है, एक वातावरण होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो पनप जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। अब दूसरी बात जो इसका ध्यान, दूसरा एस्पेक्ट जिस पर हम ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में अगर आप देखिए तो लोग क्या करते हैं, मीडिया हाउसेज, वो आपके कहें कि सोशल मीडिया, और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि आज का माहौल ये है कि बेवजह का डरा करके लोगों को मारा जाता है, अच्छा खासा लोगों को मारा जाता है। अभी भारत में जब कोरोना को ही हम देख लें तो भारत में कोरोना के लगभग कहा जाता है कि 50 लाख के आसपास जो है डेथ्स हुए थे, जहां तक मुझे ध्यान में है, आर्टिकल्स वगैरह मैंने कुछ पढ़े थे उसमें देखा था। अब साथियों ये सोच करके देखिए कि एक साल में भारत में कितने लोग नॉर्मली मरते हैं, डेथ रेट क्या होगा भारत का, आपको क्या लगता है? साथियों लगभग 90 लाख के आसपास, 95 लाख के आसपास कुछ डेटा कहते हैं कि नॉर्मल लोग बीमारी से या किसी भी कारण से टोटल डेथ रेशियो जो है 90-95 लाख के आसपास साल का होता है, एक साल का। अब 95 लाख जब नॉर्मली ही मर रहे हैं, तो उसमें से 50 लाख आप किस हिसाब से बोल दिए कि कोरोना के वजह से ही लोग मरा था? हाँ, उसमें से कोरोना के वजह से मरने वाले जो लोग होंगे ना, वो डरे हुए लोग होंगे, और डर करके उनकी जान गई होगी डर के वजह से। तो डर एक बहुत खतरनाक फैक्टर है, इससे आपको बचना अब आप समझ रहे हैं कि वायरस का क्या कहानी है। वायरस साथियों है, हमेशा से रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। होस्ट, वातावरण, जैसे हम थे पहले, हमारा जीवनचर्या अलग तरह का हुआ करता था, हमारा डेली रूटीन, खाने का तरीका, हर चीज अलग होता था। तो उस समय में जैसे कि जब कच्चा खाना खाते थे लोग, ह्यूमंस, तो उस समय में जॉ शेप, दांतों का आकार, शरीर का आकार, हर चीज अलग होता था। जैसे कि अभी आप देख लें कि क्लाइमेट के हिसाब से लोगों का हुलिया, आकार, हर चीज चेंज होता है। पहाड़ पर रहने वालों को देखें, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को देखें, तो उनका एक अलग तरह का फेस कट और हर चीज होता है, कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है। आप साउथ अफ्रीका वगैरह गर्म अगर उस तरह की जगह पर देखें तो वहां का अलग होता है। आप नॉर्मल अगर इस जैसे हमारा बिहार वगैरह है, और इस तरह के नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो इधर के जो लोग होते हैं उनका, तो अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तरीके की स्थिति में रहने की वजह से लोगों का अलग अलग तरह से इवोल्यूशन होता है, वरना सारा दुनिया का हर इंसान एक ही जैसा दिखता, ऐसा है नहीं। तो वायरस भी, अब जैसे कि देखें कि आपका ही शरीर है, अब आपका शरीर, जब आप पहले तो किसी तरह का वैक्सीन नहीं लेते थे, पहले आप किसी तरह का ड्रग ज्यादा नहीं लेते थे, दवाएं जो कहते हैं, आप दवाएं नहीं लेते थे पहले, अलग खाना पीना अलग होता था, बहुत सारी डिफरेंसेस थी। तो उस समय से वायरस भी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आया, वायरस ने भी अपना अपना बदलाव किया है, वायरस का भी डिफरेंट वर्जन आते जाता है, इवोल्यूशन करते जाता है वो। तो ये उतना बड़ा समस्या नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि माना कि है वायरस, फैल रहा है, चिंता का विषय है, बीमारी हो सकता है, और उसके सिम्टम्स होंगे, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आखिरकार उसके लिए हम करें क्या? क्या डर करके घर पर बंद करके और सब कुछ काम धंधा छोड़ करके और फिर बैकफुट पे चले जाएं? लोगों को कमाना खाना जीवन जीना नहीं है। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, मैं बतला रहा हूँ आपको, ये जो इनका अच्छा खासा इनका चलता है। अब सोचो, आपकी दुनिया में किसी एक बहुत बड़े आउटब्रेक को फेक करके उसको फैला देना कि ये है करके, उसमें कितना खर्चा लगेगा सोशल मीडिया के जमाने में, और इन सारे समय में अभी कितना ही खर्च लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 1000-2000 करोड़ खर्च कर दे तो किसी भी बीमारी को सच बना सकता है, सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज पर फैला फैला करके, न्यूज दिखा दिखा करके, डरा डरा करके। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सोच के देखें कि दुनिया ये बात तो मानती है कि मानसिक सोच, आपका मनस जो है, आप जो सोचते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके शरीर पर, फिजिकल और हेल्थ पर आपके होता है। तो क्यों होता है? और अगर ये बात गलत है, अगर फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ है, फिजिकली ही हर चीज होता है, मेंटल कुछ है नहीं, उसका शरीर से कोई लेना देना अगर नहीं है,
वायरस बैक्टीरिया से लेना देना नहीं है। तो आप सोच करके देखिए साइकेट्रिस्ट का जरूरत क्या है। आप बढ़िया किसी साइकेट्रिस्ट से जाकर के मिलेंगे तो बतलाएंगे कि शरीर के हर एक बीमारी का माइंड से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। आप किस स्थिति में रहते हैं, आप किस माहौल में रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका एंग्जाइटी लेवल क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये समस्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है, अब उनको देखे तो सैनिटाइजर बेचना है, मास्क बेचना है, और बहुत सारे पैरासीटामोल और बहुत सारे अलग अलग दवाएं जो होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इन सबको बेचना है, इन सबका डिमांड। उससे भी ऊपर मैं बतलाता हूँ कि अगर पब्लिक डर जाती है बहुत ज्यादा तो क्या होता है, जो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें जो भी पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डरते पैसे वाले लोग ही हैं, गरीब को फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा, पैसे वाले जो हैं, और खास करके जो कम पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके अंदर और ज्यादा डर होता है, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि मेरे पास तो सुविधा भी नहीं है, मेरे पास रिसोर्स भी नहीं है, और मुझे जीना भी है, मुझे ये है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच रहा है। अब एक गरीब के घर में जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है ना, उसके लिए अभी कोई वायरस नहीं है। बहुत सारे गरीब तो मैं कहता हूँ कि उनको कोरोना से फर्क नहीं पड़ा होगा, उनके यहाँ कोरोना नहीं पहुंच पाया होगा। हाँ, रोड पर पुलिस मार मार के उनको कोरोना के बारे में सिखलाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी डरे हुए लोग हैं, जो डर रहे हैं, उनको डरा करके उनको फायदा क्या पहुंच रहा है। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल हेल्थ इंडस्ट्री कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। अब नॉर्मली जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने लिए सिम्टम्स ना भी कुछ हो, किसी तरह का बीमारी ना भी हो, फिर वो अपने लिए हॉस्पिटल में आईसीयूज बुक कर लेंगे, बेड्स बुक कर लेंगे, अपने लिए सारे इंतजाम करेंगे, कहीं कुछ हो जाए डर। और उसे हो क्या रहा है, डर बिक रहा है, अच्छा खासा इंडस्ट्री चल रहा है, अच्छा खासा लोग भर ले रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का क्या हाल था, यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में हमने देखा कि कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कहानी चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, बहुत तरह की चीजों को हमने देखा है वहाँ। बहुत सारी जगह पर यह था कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली है, आईसीयू खाली है, लेकिन लोग बेड नहीं दे रहे हैं, ये बोल करके कि बुक्ड है। और बुक किसने कराया था, पैसे वालों ने। अब जो जरूरतमंद है, कोई गरीब है जिसको वाकई में वो जरूरत है उस चीज की, आईसीयू की या फिर ऑक्सीजन की या बाकी व्यवस्थाओं की, तो वो क्या करेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके लिए है ही नहीं, पैसे वालों ने भर रखा है। और इससे किसी भी हेल्थ इंडस्ट्री के लोगों को, जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिनको पैसा कमाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको तो पैसे वालों से पैसा है या गरीबों से पैसा है, और पैसे वाले ज्यादा अच्छा पैसा देते हैं, गरीब बहुत तकलीफ से पैसा देता है, बहुत अलग तरीका से पैसा दे पाता है, वो बहुत सोच सोच के उनसे वो वसूलते हैं वो। लेकिन पैसे वालों का क्या है, वो तो आंख बंद करके पैसा देंगे। अब आईसीयू अगर मेरा बेवजह का ही बुकड रहा है, मुझे कुछ काम भी ना करना पड़े, सफाई तक ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मुझे उसका रेंट मिल रहा है, मुझे उसका पैसा मिल रहा है, क्या चाहिए इंडस्ट्री को, बिजनेस को और क्या चाहिए, इससे अच्छा कोई बिजनेस होता है। तो डर एक बहुत बड़ा बिजनेस है साथियों। और ये सारी बातें जब आप समझ गए हैं, तो अब मैं आपको लेकर के आता हूँ प्रिवेंशन की तरफ। तो प्रिवेंशन में सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। डर ही बीमारी है, डर सबसे ज्यादा बीमार करता है लोगों को, तो डर से सबसे पहले बाहर निकले, कुछ भी नहीं है। अब प्रिवेंशन के तौर पर आप देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, आप सोच करके देखिए एक लॉजिक, कि कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, कितना बार हाथ धोएं। अब इस ठंड के मौसम में अगर दिन में 10 बार हाथ ही धोएं, तो पता चले हाथ धो धो करके मुझे सर्दी लग गई, तो उससे एक बेटर ऑप्शन है कि हाथ को थोड़ा कम धोएं, और दो चार ग्लव्स रखें, ग्लव्स का आप इस्तेमाल करें, जो कि आपके हाथों को गर्म भी रखेगा, आपको ठंड से बचाएगा, और आपको खुद को गर्म रखना है। सर्दी खांसी से बचे, सर्दी खांसी परेशानी है, और जो भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है उनसे बचना है। सर्दी खांसी नहीं पैदा करना है, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं आएंगे, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, तो फिर कोई लॉजिक नहीं कि कुछ आपको हो रहा है। और जैसे कि देखा आपने कि वो बेंगलोर के जो दो बच्चे थे, ब्रोंकियल, उनको पहले से ब्रोंकियल न्यूमोनिया था, उनको ब्रोंको न्यूमोनिया का केस था उनका, और उनमें उन्होंने वो पॉजिटिवनेस बतलाया है। ठीक है, हो सकता है ब्रोंकियल ब्रोंकियो न्यूमोनिया जिसको भी होगा, उसके अंदर ये वायरस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी से फैल कर ही हो। खुद से ये कैसे नहीं पैदा हो रहा है, ये कैसे हम माने, इसका कुछ खास सबूत कहाँ है, डेटा कहाँ है, पक्का तौर पर कौन बतलाएगा ये चीज। आपने कुछ लिख दिया है, आपने कुछ बतला दिया है, वो अपनी जगह पर है, ठीक है आपकी जानकारी, लेकिन मैं पक्का कैसे मान लूं कि फैल करके ही किसी से आ रहा है। वायरस अपने आप पैदा नहीं हो रहा है, वायरस कहीं ना कहीं से फैल ही रहा है। बर्ड से इंसान में आया तो बर्ड में कहां से आया, बर्ड में भी तो कहीं से तो वो पैदा ही हुआ होगा। मंगल ग्रह से तो कोई बर्ड लेकर के आया नहीं था वायरस को। या फिर आप इंसान बनाए, इंसान कुछ भी बना सकता है, इंसान का भरोसा नहीं। अपने अपने फायदे होते हैं लोगों के, और लोग बहुत बेहद मात्रा पर, जब आप ऊपर की ओर सोचेंगे, जब जो बड़े ऊपर बैठे हुए लोग हैं, तो वो बहुत अलग लेवल पर काम करते हैं। तो साथियों ये सारी बात है। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन के रूप में देखें, तो आपको चाहिए कि आप खुद को गर्म रखें। मास्क का जहां तक उपयोग है, आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, खास करके, क्योंकि देखिए मास्क वायरस से बचाए ना बचाए, लेकिन ठंडी हवा से आपको जरूर बचाता है।
बेवजह का बहुत ज्यादा सर्द हवा और बाइक्स वगैरह पर जो लोग घूमने वाले होते हैं उनके लिए खास करके मास्क को उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सूखी सर्द हवा जो है ये आपको उस तरह के सिम्टम्स पैदा करने में कारगर होती है, उनके आपको उस तरह के सर्दी वगैरह कोल्ड वगैरह के सिम्टम्स आपके अंदर पैदा कर देती है। नाक का सूखना, रेस्पिरेटरी इशूज, इरिटेशन, हर तरह की चीज और उस तरह के सिम्टम्स में जाएंगे, और जैसे जैसे आपको सिम्टम्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डर बढ़ेगा, और डर जो है वो तो आपको बीमार करेगा ही। डर ही सबसे बड़ा बीमारी है। अपने लाइफस्टाइल में आप एक बहुत अच्छी चीज ऐड कर सकते हैं कि रात के रात लगभग 1 गिलास के आसपास आप थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिला करके, सुसुम दूध जो होता है हल्का सा बिल्कुल स्लाइट वार्म जो होता है उसको आप ले सकते हैं, दूध चाय की तरह आराम से करके पी लें उसे, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, ठंड से दूर रखेगा आपको। अब बात करते हैं साथियों ट्रीटमेंट की। तो डायरेक्टली ये क्लेम करना कि एचएमपीवी का ट्रीटमेंट मेरे पास है तो वो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा साथियों। मैं अगर ये कहने लगूं कि एचएमपीवी का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं तो फिर वो एक डेंजर स्थिति हो सकती है और मुझे पता नहीं बहुत सारे कंसिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें कि क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं साथियों कि बीमारी चाहे कुछ भी हो, और मैं क्या, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोला है जो होम्योपैथ से बिलोंग करते हैं, और होम्योपैथ एक ट्रस्टेड प्रूवन साइंस, हेल्थ साइंस है। और इसको जो लोग नहीं मानते हैं वो उस तरह के लोग हैं जो बायस, जो कहते हैं ना कि एक चीज उन्होंने पर कुआं के मेंढक हैं, उन्होंने जो एक चीज को पढ़ा है उससे आगे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। होम्योपैथी साथियों आज का साइंस नहीं है। 1700 ईस्वी में भले ही इन्होंने, डॉक्टर हैनीमैन ने इसका इजाद किया हो, लेकिन विश्वास करें साथियों ये फ्यूचरिस्टिक साइंस है, क्योंकि फिजिकल चीजों पर आप कितना डिपेंडेंट रहेंगे, कितना दवा आप खोजेंगे, कितने दवाओं को आप खोजते रहेंगे, कितने कितने चीजों पर आप डिपेंडेंट रहेंगे, और कंप्लीट बीमारी से निजात मिलता नहीं है। फिर भी बस लास्ट में आपको वही जाना पड़ता है कि सर्जरी होगा। ज्यादातर बीमारियों में यही होता है, कुछ बीमारियां ठीक हो जाए नॉर्मली, नहीं तो ज्यादातर जो सीवियर केसेस होते हैं वहां पर या तो सर्जरी है या फिर लास्ट एक कंप्लीट टाइम होता है कि इतना समय तक आप इस दवा के भरोसे जी सकते हैं, उसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वहां पर होम्योपैथी के हजारों केसेस या कहें कि लाखों केसेस है। मेरे पास तो डेटा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको कि आप देखिए तो उनका अगर आप मेट्रिया मेडिका उठाएं, उनका क्लिनिकल जो होता है वो उठाएं आप, तो वहां पर उनको हर डॉक्टर का अपना एक सैंक्रो ये रहता है, एग्जाम्पल्स रहता है कि इस तरह के केस को ठीक किया, इस तरह के ट्यूमर को, इस तरह के बीमारी को, इस तरह की चीज को, हर्निया से लेकर के स्टोन से लेकर के हर तरह की चीजों को लोगों ने ठीक किया है। और उन सब बात को छोड़ भी दे, अगर हम सीधे बात करते हैं कि दवाओं के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, तो होम्योपैथी सिम्टम को ट्रीट करती है, ये सारे लोग जानते हैं, और जो न जानते हैं वो थोड़ा सा होम्योपैथी को पढ़े वो जान जाएंगे। और जब सिम्टम को हम ट्रीट करते हैं होम्योपैथी के द्वारा, तो डॉक्टर हैनीमैन का कहना है कि बीमारी का कोई ये नहीं है, बीमारी एक शब्द है। जो नॉर्मल एक ह्यूमन बींग जो एक नॉर्मल लाइफ जीता है उससे थोड़ा सा डिफर अगर आप करने लगे, आपके साथ समस्याएं आने लगे, तो आप उसे कहते हैं कि ये बीमार हो गया, और उसको अलग अलग बीमारी का, अलग अलग तरह के सिम्टम्स को अलग अलग तरह का बीमारी का नाम आपने दिया। लेकिन हर बीमारी का एक सिम्टम तो होता ही है। अब कोरोना के समय में आपने एक लॉजिक सुना होगा, एसिम्टोमेटिक कोरोना बहुत लोगों को हुआ कि हो गया, ठीक हो गया, उसको कुछ हुआ भी नहीं, वो एसिम्टोमेटिक है। अब सर सिम्टम ही नहीं है तो उसको कुछ बिगड़ा क्या? बगैर सिम्टम का कोई पेशेंट कोरोना से मरा है? नहीं, सिम्टम होगा तभी वो कोरोना से मर सकता है। यही देखा है आपने पूरे कोरोना की हिस्ट्री में। कोरोना तो अच्छे से पूरा सोशल मीडिया पर चला है, लोगों के पास कोरोना के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं कोरोना का रेफरेंस लेकर के बोल रहा हूँ। लेकिन कोई भी लोग अगर किसी भी तरीके की बीमारी से अगर उनको कुछ हो रहा है, किसी तरह का तकलीफ हो रहा है, तो ये तो कभी नहीं होता कि बस वो चीज आया और लोग ऐसे मर गए, वो कोरोना हो गया और लोग और डेथ होने लगा लोगों का। नहीं, कोरोना जब आता है तो सिम्टम देता है, परेशानियां देता है, और जो भी सिम्टम्स होंगे हर व्यक्ति में, जरूरी नहीं है कि कोरोना 4 पॉजिटिव लोग हैं तो चारों में सेम ही सिम्टम्स हो। उसी तरीके से ये एचएमपीवी भी है कि 4 लोगों में अगर एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव आ गया तो जरूरी नहीं कि चारों के सिम्टम्स सेम हो। किसी को सफोकेशन ज्यादा फील हो सकता है, किसी को सूखी खांसी ज्यादा हो सकती है, किसी को नेजल डिस्चार्ज ज्यादा हो सकता है, किसी को स्नीजिंग ज्यादा हो सकता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी को सुबह उठ करके ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को रात को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन कहाँ है, किस पैथी में है? सिर्फ होम्योपैथी में है। इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन कि हर चीज के लिए अलग अलग दवाएं हैं, हर तरह के सिम्टम के लिए अलग दवाएं हैं। और फिर आप कहते हैं कि बीमारी है और उसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? लेकिन मुझे ये बतलाइए कि अगर इलाज नहीं है तो बेवजह का प्रचार क्यों करवा रहे हैं? उससे क्या हो रहा है? आप नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करने को कहिए। बड़े बड़े जो ये नाम आप बतला देते हैं और उसके वजह से जो लोग परेशान होते हैं उसका क्या? वो तो एक गलत बात है ना, इसको तो मानना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजों को छोड़ते हैं साथियों, हमारा मुख्य काम है होम्योपैथी दवाओं का चर्चा करना, उस पर आते हैं। होम्योपैथी दवाएं साथियों, कुछ मैं नाम बतलाता हूँ आपको जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी दवाएं हैं, और सबका अपना, अगर आप एग्जैक्ट सिम्टम्स के आधार पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर अगर आप चलते हैं तो दवाएं रिजल्ट देती ही हैं, हमेशा देती हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। याद रखें कि डॉक्टर कमजोर हो सकता है, होम्योपैथी कमजोर नहीं है।
बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हुआ तो था मुझे वो वाला चीज, गए थे उस डॉक्टर के पास, खाए थे 2 दिन दवाई, नहीं हुआ कुछ। सर आप 2 दिन खाएं या 2 साल खाएं और किस डॉक्टर के पास खाएं, आई डोंट केयर, लेकिन विश्वास करें कि उस डॉक्टर में कमी हो सकती है, होम्योपैथी में कमी नहीं है। होम्योपैथी में लगभग 8,000 से ऊपर दवाएं हैं, हर दवा के हर पोटेंसी का अलग अलग सिम्टम हो जाता है, और एक ही दवा में सैकड़ों सिम्टम्स हैं। एक ही दवा जो है सैकड़ों सिम्टम्स को ठीक कर रही है, सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर रही है। सल्फर एक ऐसा दवा है जो समझे कि कोई बीमारी नहीं है जिसमें सल्फर का उपयोग ना हो, वो फायदा करता है, तो वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, सिम्टम को ठीक। और मैं कहता हूँ कि आपके अंदर अगर कोई सिम्टम ही नहीं है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरे अंदर कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया, क्या है, क्या फर्क क्या पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ भाई साहब, इतना ही बात है, और मुझे ठीक रहना है। और ठीक रहने के लिए अगर कुछ उपाय है तो होम्योपैथी है, और होम्योपैथी के कुछ दवाओं का अगर हम जिक्र करें तो साथियों बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं होम्योपैथी में, जिनमें से अगर हम इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की बात करें तो उसके लिए मैं कुछ मुख्य दवाओं का नाम आपको गिना देता हूं, जिसको कि आपको मैं डिस्प्ले पर भी डाल दे रहा हूं, और आप इसको ऐसे जहन में रख सकते हैं। और एक चीज हमेशा डिस्क्लेमर के तौर पर याद रखें कि आप किसी भी जानकारी को कहीं से भी लेते हैं, आप सिर्फ उस जानकारी को जान रहे हैं, आप होम्योपैथी को नहीं जान रहे हैं, आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में नहीं पता, आपको रिपेटराइजेशन के बारे में नहीं पता, आपको केस टेकिंग के बारे में नहीं पता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको डोज क्या चुनना है, आपको पोटेंसी क्या चुनना है, ये सारी चीजें आपको सिविरिटी के ऊपर, कितना पुराना है इसके ऊपर, इन सारी चीजों पर सोचना पड़ता है डॉक्टर को। इसीलिए मैं अपने ऐसे भी हर वीडियो में कहता हूँ और आज भी कहूंगा कि किसी भी दवा का चयन, कोई भी जानकारी आपके पास है अच्छी बात है, लेकिन अपने किसी नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से जाकर के ही आप दवाओं का चयन करें। साथ में आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे भी आप सलाह ले सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करके, और किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे किसी भी टाइम तो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा, अपने केसेस, अपने जो भी प्रॉब्लम्स वो आप बतला देंगे, और वीडियो कॉल पर आपको मैं विजिट कर लूंगा, आपसे मिल लूंगा। तो आते हैं दवाओं पर, तो दवाओं के बारे में बतला दूं साथियों, कुछ दवाएं जैसे कि आप लेकर के चलिए, न्यूमोकॉक्सिनम एक अच्छी दवा है। न्यूमोकॉक्सिनम आपके निमोनिया के बैक्टीरिया से बनाई गई दवा है, जिसका कि अच्छा इस्तेमाल है उसके भी सिम्टम्स में, इन्फ्लुएंजा फ्लू लाइक सिम्टम्स जो भी होते हैं उसमें। इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा से बनी हुई दवा है। इन्फ्लुएंजिनम का भी इस तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा योगदान है। उसके बाद बात करें साथियों, आप कैम्फर जोड़ सकते हैं। बच्चों के लिए बात करें तो सैम्बुकस नाइगरा, हालांकि बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए ही नहीं लेकिन बच्चों में ज्यादा इसका उपयोग देखा गया है, बच्चों में बहुत अच्छा फायदा पाया गया है। सैम्बुकस नाइगरा एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। आपका फास्फोरस एक बहुत अच्छा दवा हो सकती है। सल्फर को ले लें आप, लाइकोपोडियम को ले लें आप, एलियम सेपा को ले लें, या एलियम केपा जो भी आप इसे कहें, एलियम केपा हो जाता है आपका। एकोनाइट एक बहुत अच्छी दवा है, आर्सेनिक बहुत अच्छी दवा है, बेलाडोना बहुत अच्छी दवा है, काली सल्फ बहुत अच्छी दवा है, और इन सारी दवाओं का बहुत अच्छा योगदान है। आप बैप्टीसिया जोड़ करके चल सकते हैं, आप जेलसेमियम जोड़ करके चल सकते हैं, आप रस्टक्स जोड़ करके चल सकते हैं। कितनी दवाओं का नाम गिना है, और ये सारी दवाएं जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी दवाएं तो मुझे पता नहीं होंगी, होगा कि 9,000 दवाएं साथियों, कितने दवाओं का नाम ले सकते हैं। ये तो भला हो कि डॉक्टर के पास आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, होम्योपैथी सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें लगभग सारी दवाएं स्टोर्ड रहती हैं, तो वो उनका रेफरेंस लेकर के काफी कुछ कर पाते हैं, तो अच्छी बात है। तो साथियों बात करें अगर हम दवाओं के सिम्टम्स पे, तो कुछ मैं हल्के फुल्के सिम्टम्स से लेकर के चलूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और जो दवाओं का मैं नाम बतला रहा हूँ उसको आप ऐसे नॉर्मली इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और ये दवा करके और होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका करके आप सर्च मारेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और पूरा का पूरा मेटेरिया मेडिका का चैप्टर आपको मिल जाएगा। मेरे ही चैनल पे आपको केंट मेटेरिया मेडिका लगभग लगभग आधा से ज्यादा डाला हुआ है, तो आप वहां से बहुत सारी दवाएं, जैसे कि शुरू से अगर हम अल्फाबेटिकल लेके चलें, आर्सेनिक, बेलाडोना, एकोनाइट, ये सारी दवाएं हैं, ये सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, कैम्फर वगैरह आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें सैम्बुकस नाइगरा। सैम्बुकस नाइगरा साथियों बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी दवा मानी गई है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा है, खास करके कब, जब एक तो आपके फेफड़े में बहुत ज्यादा घरघराहट आपको बच्चे में फील होती है, ड्राई कोराइजा के लिए बहुत अच्छी दवा है सैम्बुकस नाइगरा। स्पाज्मोडिक कफ जब बच्चों को होने लगे बिल्कुल सा, वहां पे नाक का सूखना, ड्राई नोज, उसी के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन नाक का, इन सारे कंडीशंस में सैम्बुकस नाइगरा का बहुत अच्छा योगदान है। और पूरे सिम्टम को पढ़ने के लिए आपको आराम से आप जा सकते हैं इंटरनेट पे, आपको इजीली बहुत सारे ये मिल जाएंगे, और मैं बहुत तेजी से इन सारे मेडिसिन को अपने चैनल पे आपको डाल देने वाला हूँ, इसके सारे सिम्टम्स, तो वहां से भी आप भविष्य में रेफरेंस ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप वहां से इसका सहायता ले सकते हैं। फास्फोरस देखिए साथियों, तो फास्फोरस का बहुत अच्छा योगदान है। फास्फोरस वहां ज्यादा काम करते हैं जहाँ पर सडन अगर वाइटल लिक्विड का अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो गया हो, जैसे कि ब्लड का ही डिस्चार्ज मान ले, या फिर बहुत ज्यादा किसी को लूज मोशन उखड़ गया हो, डायरिया हो गया हो, वहां से उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से सडन जो बहुत वीकनेस होता है, वहां के लिए फास्फोरस एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद लिन थिन, पतले दुबले जो लोग होते हैं, गोरे चिट्टे से, लंबे, टॉल, थिन एंड टॉल पर्सन, खास करके जो इसके अगर हम
बात करें तो उस तरह के लोगों पर बहुत अच्छा काम करता है आपका फास्फोरस। वही फास्फोरस में आपको हॉर्सनेस दिख जाता है, शाम के समय जो है फास्फोरस का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगा, चेस्ट पर उसे बहुत ज़्यादा दबाव फील होता है, भारीपन फील होता है, ये सारी सिम्टम्स आपको फास्फोरस में दिखती हैं। वहीं साथियों अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक की तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री मालूम होगा कि कोरोना में आर्सेनिक कितना ज़्यादा योगदान दिया था, लोगों को बहुत हिम्मत दी थी आर्सेनिक ने कोरोना के समय में। सरकार ने यहाँ तक कि बहुत सारे सरकार के लोगों ने इसको प्रमोट किया था और लोगों को बोला था कि आर्सेनिक दी जाए लोगों को। 30 पोटेंसी में अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ था इसका। अगर हम इसके कुछ रेड लाइन सिम्टम्स को देखें तो साथियों रेस्टलेसनेस, एक बहुत ताबड़तोड़ रेस्टलेसनेस इसमें होता है, यहाँ तक कि लोग रात को भी जो है आर्सेनिक के पेशेंट जो होंगे वो लेट नहीं पाते हैं, आराम नहीं कर पाते, उनको बेड से उठ के भागना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा उसमें आपको देखना, ड्राई कफिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक। प्रिवेंशन के तौर पर किसी तरह के इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू लाइक वायरस फ्लू लाइक जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है आर्सेनिक। इसके जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं वो रात को मिडनाइट के टाइम में ज्यादा अटैक मारते हैं, ये इसके रेड लाइन सिम्टम में आता है। उसके बाद चेस्ट वगैरह में थोड़ा सा सफोकेशन से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एयर पैसेज में भी उसको जो है कंस्ट्रिक्शन जैसा फील होता है, जैसे कुछ दबाव हो, एक अंदर में अजीब सा इरिटेशन सा महसूस होना, ऐसा खांसने में ऐसा महसूस होता है उसको पहले कि कुछ जैसे सल्फर वगैरह का कुछ एसिड वगैरह का जो स्मेल चल जाता है और उसके वजह से जो खांसते हैं गर्दन में कुछ चोक करके, उस तरह का इसका खांसी होता है आर्सेनिक का। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और बाकी फर्दर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहे तो आपको इसी चैनल पर केंट मेट्रिया मेडिका प्लेलिस्ट करके जो मिलता है उसमें पूरा का पूरा केंट मेट्रिया मेडिका की एक एक दवाएं दी गई हैं, तो वहां से आप आर्सेनिक के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वही अगर हम बेलाडोना को देखें साथियों, तो बेलाडोना में भी इस तरह के सिम्टम्स है कि रात के इसके प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ठंड के एक्सपोजर से अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, और बेलाडोना और एकोनाइट ये दो ऐसी दवाएं हैं जिसमें कि सडन ठंड से एक्सपोजर होकर के और सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं। वहीं अगर हम देखें कि जेलसेमियम को, तो जेलसेमियम जो है साथियों वो लेट करके, मतलब कि हो सकता है कि कल परसों या तरसों आप ठंड के एक्सपोजर में गए हों और उसके सिम्टम्स जो है अब आपको सर्दी की सिम्टम्स जो है अब आ रही हैं, फीवर वगैरह अब आ रहे हैं, तो वहां पर आप जेलसेमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर एकोनाइट को अगर हम देखें तो एकोनाइट में एक तो उसमें फियर बहुत ज्यादा है, फियर हालांकि मौत का डर आर्सेनिक में भी है, लेकिन आप इसमें अगर हम देखें एकोनाइट में, तो एकोनाइट का फियर ऑफ डेथ किस तरह का होता है कि वो एग्जैक्ट टाइम बतलाने लगता है कि पेशेंट की उस टाइम में जो है उस टाइम तक मैं नहीं बचूंगा, इस तरह का चीज, होपलेसनेस एक तरह का रहता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। वही साथियों कैम्फर एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है आपकी। अब कैम्फर का कहाँ इस्तेमाल करें, तो कुछ अगर इसके हम पेक्युलर सिम्टम्स देखें, रेड लाइन सिम्टम्स देखें, तो ये क्या है कि उसका शरीर तो ठंडा रहेगा, लेकिन फिर भी जो कपड़ा शरीर पर बिल्कुल भी कुछ भी ओढ़ना वगैरह रखना नहीं चाहेगा, कुछ कंबल या कुछ भी है फेंक देना चाहेगा बिल्कुल। टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, टच से एकदम शरीर पर किसी भी चीज को छूने नहीं देना चाहता है। वही ठंडे हवा के प्रति भी, ठंड के प्रति भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन शरीर पर उसको टच भी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो कुछ भी ओढ़े नहीं रख सकता, वो कुछ भी आपको उसके शरीर पर डाले वो फेंक देता है। वही ठंडी हवा इसे बर्दाश्त नहीं है। अगर इसके एम्युलेशन की बात करें तो कोल्ड वाटर से इसको आराम मिलता है और हॉट एयर से भी इसको आराम मिलता है। इसको हवा तो गर्म चाहिए, लेकिन पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए। ये सारी सडन इसके अंदर वोमिटिंग और डायरिया के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कैम्फर का बहुत अच्छा योगदान है। और इसके जो भी आपको अगर चूज करना है रेमेडी को, आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर से जाकर के मिलना ही पड़ेगा, जो प्रॉपर आपको समझता है, जो आपके फेस को रीड करता है, आपके बोलने के तरीके को, आपके खांसी के तरीके को रीड करता है, आपके पूरा का पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम आपसे लेता है, केस टेकिंग वो प्रॉपर जानता है, आपके एक एक बारीक सिम्टम को वो समझता है कि कौन से सिम्टम्स का क्या वैल्यू है, और उसको इवेल्युएट करके और तब आपको रेपर्टाइज करके वो डॉक्टर जो है आपको दवा बतलाता है, प्रिस्क्रिप्शन बतलाता है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप किसी न किसी अपने होम्योपैथिक नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जाकर के मिले, या फिर आप मुझसे भी इस चैनल पर आप बात कर सकते हैं, और यहाँ से आप मेरे लाइव क्लिनिक में आकर के और मुझसे अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ सलाह चाहिए हो, या फिर ट्रीटमेंट चाहिए हो, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो, कुछ भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसके साथियों एलियम केपा एक अच्छी दवा है। एलियम केपा के कुछ सिम्टम्स अगर मैं बतला दूं, तो एक तो स्नीजिंग बहुत ज्यादा है एलियम केपा में, हालांकि रेड ओनियन से बनता है, और इसमें स्नीजिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग है। आपको स्नीजिंग इस तरह, और इसमें भी स्नीजिंग में खासियत क्या है कि गर्म कमरे में घुसते ही, बाहर वो है तो ठीक है, गर्म कमरे में और इसकी स्नीजिंग बढ़ती है, उसकी छींक बढ़ जाती है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलियम केपा के मरीज में क्या होता है कि एक सीना में उसको एक अजीब सा एक गुदगुदी सा एक महसूस होकर के, और तब उसे खांसी आती है, इसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि एलियम केपा का पेशेंट आपको बतलाएगा कि चेस्ट पे एक भारीपन सा महसूस होता है, और वो दर्द जो है वो दर्द आपके कानों तक महसूस होता है, उसे सीने से लेकर के कान तक उसके महसूस होता है। तो इस तरह के कंडीशंस में एलियम केपा का अच्छा इस्तेमाल है। बाकी पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो एलियम केपा भी आपको मेरे ही चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, इसका वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी दवाएं साथियों, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, काली सल्फ है,
बैप्टीसिया है, बहुत ज़्यादा दवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो दवाओं का मैंने नाम दिया, जो लिस्ट दी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। मैं फिर से इस लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये सारी दवाएं जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही हैं, इन सब का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इन सारे दवाओं को आप घर पे भी रख सकते हैं। इनके बारे में आप खुद से भी जानकारी निकाल सकते हैं, और अगर मुझसे जानकारी चाहिए, मुझसे अगर आप बात करना चाहें, तो आप इसी चैनल पर सबसे फर्स्ट मंथ के लिए, तो मैं आपको बतला दूं कि फर्स्ट मंथ के लिए मैं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करता हूँ। बस 29 रुपीज़ का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करके और मैसेज करना है। फ्लैग्ड मैसेज आपका आता है, जब फ्लैग्ड कमेंट आता है तो उसको डायरेक्टली समझा जाता है यहाँ पे कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको अपॉइंटमेंट टाइम दे दिया जाता है फर्स्ट मंथ के लिए। फर्दर अगर किसी अलग तरह का इलाज आपको देखना है, जिसमें कि आपको आगे जब अब लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, 3 4 6 महीने जहाँ ट्रीटमेंट चलना है, तो वहाँ पे आपको मंथली लगभग 500 रुपये का फीस आपको देना पड़ता है। और दवाओं की क्या ही कीमत होती है होम्योपैथी की, कुछ खास कीमत होता नहीं है। और अच्छे से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके हर एक सिम्टम्स को बारीकी से देख सकें, उस पर फोकस करें और उसको बेहतर रूप से उन्मूलन करने का प्रयास करें। तो ये सारी सारी जानकारी थी साथियों। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ये आपका HMPV जो वायरस है, इसके बारे में आप आशा करते हैं कि समझ गए हों। और सब फिर से मैं एक बात कहूँगा कि अपने अंदर से डर बिल्कुल भी निकाल दें। और जो भी होम्योपैथी डॉक्टर या होम्योपैथी से जुड़े जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, लोग हैं, उनसे मेरा एक अपील है कि आप लोगों को बिल्कुल भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी 2 4 केसेस हैं वो ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ये केस फैलता है, तो इस बार मैं चाहता हूं कि होम्योपैथ अपने आप को दिखलाए कि गरीबों के लिए रास्ते बंद नहीं है, गरीबों का व्यवस्था है। आपको बहुत ज्यादा डर करके और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो रिसोर्स होंगे वो आपको मिलेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं मिलेंगे। रोड पे नहीं मरना है साथियों। रोड पे मरने से बेहतर है, बहुत ज्यादा डर में अगर आप हैं, बहुत ज्यादा चिंता है, आप अपने किसी नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से जाकर के संपर्क जरूर करें। और सारे होम्योपैथ्स को चाहिए कि वो आप लोगों में ये बात डाले, आपको लोगों तक फैलाना होगा ये बात, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आप हैं, आपकी अवेलेबिलिटी इनफ है। आप देख सकते हैं कोई भी वायरस, मैं कहता हूं कि 100 साल बाद अगर किसी बीमारी को आना होगा, तो उसका इलाज आज होम्योपैथ में है। क्योंकि कोई भी बीमारी आएगा तो वो मेरे अंदर कुछ ना कुछ लक्षण, कुछ ना कुछ सिम्टम तो पैदा करेगा ही। और सिम्टम को ठीक करने के लिए तो होम्योपैथ बैठा है। आज के आज 9,000 के आसपास, 8,000 के आसपास दवाएं हैं होम्योपैथ में। कितनी दवा चाहिए, कितने सिम्टम्स को ठीक करना, कितना सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकता है, हर सिम्टम के लिए दवा है भाई। होम्योपैथ के रहते आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उन पर आप भरोसा करें। और जो भी होम्योपैथी डॉक्टर्स या कोई भी भाई मेरे सुन रहे हैं, कोई भी अगर मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा अपील है कि प्लीज़ आप अपने जो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को जो जानते हैं, उनको ये बातें बतलाएं। अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर कर दें उनके साथ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर पाया हूँ, तो ये भी जानकारी उन तक पहुँचे, इससे भी उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ये भी याद रखें कि जो भी अपडेट्स इसके बारे में आएंगे वो आपको इस चैनल पर मैं दूंगा, वो आपको मिलते रहेंगे। केंट मेटेरिया मेडिका आपको ऑलरेडी, अगर आप होम्योपैथ से जुड़े हैं और उसके में इंटरेस्ट रखते हैं, तो केंट मेटेरिया मेडिका में आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट दवा जो है वो इस चैनल पर डाल दी गई है, और कुछ बची हुई जो है वो भी डाल दी जाएंगी। एक और हमारा सेगमेंट है इस चैनल पर, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी दवाओं के आपसी पारस्परिक संबंध, जिसमें कि हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक दवा का दूसरे अन्य दवाओं के साथ किस तरह का संबंध है। जैसे कि कौन सी दवाएं उस दवा की कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं, कौन सी फॉलोज वेल हो सकती हैं, कौन सी इनिमिकल हो सकती हैं, कौन सी एंटीडोट हो सकती हैं। जैसे कि कोई दवा आपने लिया हो और उसका डायरेक्ट जो है उसका गलत असर पड़ गया हो, अगर उसका, या फिर कहें कि एग्रावेशन हो गया हो सिम्टम्स में, तो वहां पर एंटीडोट किसे करें। या फिर अगर कौन सी दवा है जिसको एक साथ नहीं देनी चाहिए, या कौन सी दवा है जो उस दवा के साथ में देने पर ज्यादा फायदा मुझे मिलेगा। तो ये सारी जानकारी उस प्लेलिस्ट में डिस्कस की जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलती हैं। आने वाले समय में ऑर्गेनन वगैरह को भी इसी पर डालना है, ये भी हमारा टारगेट है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके मन, मेरा प्रयास रहता है कि आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं दूं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं, इसलिए मैं फोकस कर भी पाता हूँ, हर कमेंट का जवाब दे भी पाता हूँ। तो इसी के साथ साथियों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।